दोस्तों नमस्कार। लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम्स में आपका स्वागत है। हम क्रैश कोर्स चला रहे थे। ये दूसरा वीडियो है क्रैश कोर्स का। कल पहला आया था और आप लोगों को पसंद आया, ये देख के अच्छा लगा, उत्साह आया थोड़ा सा। इसको और अच्छे से अब स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि क्रैश कोर्स के लिए वीडियोस आपके कोई नहीं छूटने चाहिए। मेरी जिम्मेदारी है, मैं तो क्रैश कोर्स कंप्लीट करा दूंगा एग्ज़ाम के पहले आपके, क्योंकि बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट और सारी चीज़ों को समेटते हुए ये क्रैश कोर्स रहेगा आपके सामने। लेकिन 9 बजे रात आपको वीडियो देखना ही है। सुबह वाला परीक्षा खबरी भी अवश्य देखना है, तभी सफलता के लिए हमको लगेगा कि हाँ, आपने जो मेहनत की आपने उसका लाभ उठाया। यदि आपको अनअकैडमी में लर्निंग ऐप पे जाकर के कोई भी कोर्स सब्सक्रिप्शन लेना है, यूपीएससी के लिए, प्रीलिम्स मेंस के लिए बहुत ज़बरदस्त, तो दोनों ही भाषाओं में वहाँ पे कोर्स चलते हैं, आप कर सकते हैं। रेफरल कोड हमारा UD10 आप यूज़ करिएगा तो 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ ही हम आपको टेस्ट सीरीज़ भी उपलब्ध कराएंगे, वो भी फ्री में। आंसर राइटिंग भी कराएंगे फ्री में। तो हमारी तरफ से सुविधा रहेगी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पे। तो बाकी किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, UPPSC, UPSSC, इसके अलावा BPSC, MPP, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तो आप ले सकते हैं। रेफरल कोड आप याद रखिएगा, UD10 आपको रेफरल कोड, जब आप यहाँ पर प्रोसीड टू पे करेंगे तो यहाँ पर हैव अ रेफरल कोड ये पूछेगा, तो यहीं पर क्लिक करेंगे तो ये वाला आ जाएगा और ये आपको UD10 याद रखना है। और मुझे, मेरा नंबर है 9453775039। ये व्हाट्सअप है, कोई भी बात आपको पूछनी हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। कल वाले वीडियो में जो लास्ट में हमने प्रश्न किए उसको एक बार पुनः तेजी से देखेंगे। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो UNEP के द्वारा जारी किया जाता है। और UNEP के अलावा अन्य जो, देखिए कल हम करा चुके हैं इसको, इसलिए थोड़ा सा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके UNEP के अन्य जो रिपोर्ट्स हैं महत्वपूर्ण, वो भी याद रखना है। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक यही जारी करता है। आवर प्लेनेट, टुंजा रिपोर्ट, एटलस ऑफ आवर चेंजिंग इन्वायरमेंट, ये सभी रिपोर्ट्स UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम ही जारी करता है। कब इसकी स्थापना हुई थी? 5 जून 1972 को नैरोबी, केन्या में इसका मुख्यालय है। ऊर्जा अंतराल रिपोर्ट 2019 10वां संस्करण के अनुसार सत्य कथन का आपको चयन करना है। तो विगत दशक में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 1.5% की दर से वृद्धि हुई, सही है। G20 राष्ट्र सामूहिक रूप से कुल उत्सर्जनों के 78% हेतु जिम्मेदार हैं, सही है। विगत 4 दशकों में शीर्ष 4 उत्सर्जकों में भारत भी शामिल है, सही है। पहले चीन, दूसरा स्थान USA का, तीसरा स्थान EU का, यूरोपियन यूनियन का, और चौथा स्थान भारत का। अगर EU को एज ए कंट्री न लिया जाए, हटा दिया जाए, तो भारत तीसरे स्थान पे है, चाइना और अमेरिका के बाद। तो तीनों ही सही है। तो चीन, USA, EU और भारत का इन चारों दशक में 55% से भी अधिक का योगदान रहा है। तो ये महत्वपूर्ण है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल UNEP फाइनेंशियल इनिशिएटिव के बारे में असत्य कौन सा है? तो यह 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अस्तित्व में आया, सही है। इसके द्वारा प्रतिवर्ष ग्लोबल राउंड टेबल सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो ग्लोबल राउंड टेबल सम्मेलन तो आयोजित किया जाता है, लेकिन प्रतिवर्ष नहीं किया जाता है दोस्तों, प्रति द्वितीय वर्ष में किया जाता है। तो यही स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, यह अंकटाड का संस्थापक सदस्य भी है, तो ये भी सही है, अंकटाड का ये संस्थापक सदस्य है। ठीक, तो प्रति दूसरे वर्ष होता है, न कि पहले वर्ष। भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के तहत वर्ष 2000, ये NDC क्या है आपको पता है? NDC क्या है? ये जो पेरिस में सम्मेलन हुआ था, जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, COP21, उसमें ही निर्धारित किया गया था कि 2030 तक उत्सर्जन का 1.5% तक ये कमी लाना है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में यहाँ तक कम करना है। तो ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कितना अंतराल है, ये जानने के लिए एक सापेक्ष आकलन किया जाता है, जिसको
जिसको किस में मापते हैं? राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, कितना योगदान किया गया, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, अर्थात हर राष्ट्र ने अपना ये इस स्तर पर लाने के लिए एक निर्धारण किया है लक्ष्य का। जैसे भारत ने लक्ष्य का निर्धारण किया है कि 33 से 35% तक कम करना है 2030 तक, तो ये एनडीसी के तहत ही भारत ने किया है। तो के तहत वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित, हमने आपको बताया था कि 3 लक्ष्य भारत ने निर्धारित किए हैं। तो भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी के तहत वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग कितना प्रतिशत संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित करने की क्षमता का लक्ष्य रखा है? तो ये विद्युत ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य गैर जीवाश्म ईंधनों से, तो ये दूसरा नंबर का लक्ष्य है 40%। हमने आपको 33 से 35% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की बात कही, 40% जो है ये गैर जीवाश्म ईंधनों से ऊर्जा संसाधनों से संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित करने की क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। तो ये कुल 3 लक्ष्य रखे गए, याद रखिएगा। पहला कि 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक जीडीपी के सापेक्ष जो उत्सर्जन तीव्रता है उसमें 33 से 35% तक की कमी लाना है। दूसरा है गैर जीवाश्म आधारित 40% ऊर्जा स्थापित करना, और तीसरा है 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक स्थापित करना। तो ये जो है 3 लक्ष्य हैं, याद रखने हैं। हाई माउंटेन समिट HMS हाल ही में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? हाई माउंटेन समिट HMS हाल ही में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो ये WMO के द्वारा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा स्थापित की गई थी। तो तीनों ही गलत हैं, डी इसका उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा स्थापित किया गया था। अब प्रमुख तथ्य देख लेते हैं पारिस्थितिकी के। पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक किसको माना जाता है? ओडम को माना जाता है पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक। इकोलॉजी मतलब होता है, हिंदी में इसका अर्थ है पारिस्थितिकी। क्या? पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। तो इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया या जनक किसको माना जाता है? तो अर्नेस्ट हैकल को। याद रखिएगा, पारिस्थितिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र 3 चीज पूछेगा। तो पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक ओडम, पारिस्थितिकी का जनक अर्नेस्ट हैकल और पारिस्थितिकी तंत्र का टांसले। ठीक है, तो ये 3 लोगों का नाम याद रखिएगा, क्योंकि तीनों में कंफ्यूजन हो जाती है। गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी के अर्नीज नेस कई बार पूछा गया है। पारिस्थितिकी निकेत ये भी कई बार पूछा गया है। ग्रीनेल इसके जो है, अभी हम आगे देखेंगे इन सब की संकल्पनाएं धीरे धीरे हम आगे के वीडियोस में, एक ही वीडियो में जितनी भी चीज़ें हैं, बायोम है, कुछ भी है, सबकी परिभाषा सहित देखेंगे। तो ग्रीनेले ने या ग्रीनेल्स ने पारिस्थितिकी निके की संकल्पना दी थी 1917 में। पारिस्थितिकी पदछाप मापने की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर, याद रखिएगा। धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा किसने दी थी? ब्रंटलैंड रिपोर्ट कहते हैं इसको, 1987 में आई थी। धारणीय या जो सतत विकास है उसकी अवधारणा यहीं से आई थी, इसी रिपोर्ट से। पर्यावरण भूगोल शब्द का प्रथम बार चर्चा किसने किया था? हैविट व हेयर ने। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक या खोजकर्ता किसे माना जाता है? मसानोबु फुकुओका को। हॉट स्पॉट, तो हॉट स्पॉट की संकल्पना किसने दी? नॉर्मन मायर ने दी। जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? वाल्टर जी रोजेन ने। ठीक है, 1985-86 में। विल्सन ने हालांकि बाद में इसकी संकल्पना जो प्रस्तुत की विल्सन ने की थी, लेकिन जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग वाल्टर जी रोजेन ने किया था। ओजोन परत की सबसे पहले खोज किसने की? चार्ल्स फाबी व हेनरी व्यूसन ने ओजोन परत की सबसे पहले खोज की थी। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने थी? जोसेफ फोरियर ने। ग्रीन हाउस गैस, GHG गैस की। बायोस्फीयर रिजर्व की संकल्पना एडवर्ड सुएस ने। जैव विविधता, जैसा कि हमने बताया, वाल्टर जी रोजेन ने सबसे पहले प्रयोग किया। पारिस्थितिकीय पिरामिड की संकल्पना किसने दी थी? एल्टन ने दी थी। कल हमने जो पिरामिड की चर्चा की थी, एल्टन ने। वैश्विक मंदन शब्द पर्यावरणीय संदर्भ में किसने प्रस्तुत किया? जेराल्ड स्टोन हिल ने। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन?
प्रोफेसर आर मिश्र। प्रोफेसर आर मिश्र भारतीय इंडियन जो इकोलॉजी है उसके जन्मदाता किसको माना जाता है? प्रोफेसर आर मिश्र को। विभिन्न अधिनियम हैं, उनके सन याद रखिएगा कि किस सन में आए थे, क्योंकि ये अक्सर पूछता है परीक्षा में आपके यूपीपीएससी के और यूपीटीपीएससी के भी। तो भारत वन अधिनियम कब? 1927 में आया था सबसे पहली बार भारत वन अधिनियम। वन्य जीव अधिनियम 1972 में, वन जीव संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम ये 1980 में। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। बाद में इसको संशोधित किया गया 1991 में, हाल ही में एक और संशोधन हुआ। राष्ट्रीय, लेकिन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में। राष्ट्रीय पर्यावरणीय ट्रिब्यूनल अधिनियम ये कब आया? 1995 में। राष्ट्रीय पर्यावरणीय ट्रिब्यूनल अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण नियम 1972 में जो संशोधन हुआ, 1995 में एक संशोधन हुआ उसके बारे में। हालांकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है आप पढ़ेंगे कब? 1972 का, ठीक है। जैव विविधता अधिनियम 2002 में, ठीक है, ये कब आया? 2002 में। कई बार ये भी पूछता है। एगमार्क एक्ट 1937 मिलान करने के लिए आया भी था कुछ समय पहले। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में जो बाघ संरक्षण परियोजना चली थी। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985 में। वाटर प्रिवेंशन अर्थात जल प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट कब आया? 1977 में। बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो जल प्रदूषण से नियंत्रण और रक्षा संरक्षण अधिनियम जो है कब आया? 1977 में। राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण 2009 में इसकी स्थापना हुई। हाथी संरक्षण परियोजना कब स्टार्ट हुई? 1992 में। इको मार्ग योजना 1992 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010 में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या प्राधिकरण 2010 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जैव विविधता के बारे में बात करें दोस्तों, तो जैव विविधता जीवन और विविधता के संयोग से निर्मित शब्द है, अर्थात इसमें जीवन और विविधता दोनों ही आते हैं। ये कई तरह की हो सकती है, मुख्यतः 3 तरह की। जैसे जीवों में जीन होता है, तो जीन भी कई प्रकार के होते हैं, कई कार्य होते हैं जीनों के। जैसे आपके अंदर कई प्रकार के जीन हैं, हर प्रकार के जीन का अलग अलग कार्य है। तो कार्यों के आधार पर और अन्य आधार पर, जीनों के आधार पर विविधता एक ही जीव में देखी जाएगी, तो वो भी एक जैव विविधता हुई। दूसरी होती है पारिस्थितिकी आधार पे। एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रकार के जो जीव रहते हैं, उनकी प्रजातियां जो रहती हैं, उसको प्रजातिगत विविधता कहते हैं। तीसरे प्रकार की होती एक महाद्वीप में तमाम प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र हो सकते हैं, तो इसको पारिस्थितिकी विविधता कहते हैं। तो जैव विविधता जीवन और विविधता के संयोग से निर्मित शब्द है, जो आमतौर पर पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को संदर्भित करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के अनुसार जैव विविधता बायोडायवर्सिटी विशिष्टता, आनुवांशिक प्रजाति तथा पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता का स्तर मापता है। तो हमने आपको 3 प्रकार का बताया, आनुवांशिक, प्रजातिगत विविधता और पारिस्थितिकी आधार पर जो विविधता होती है उसके स्तर को मापता है। जैव विविधता किसी जैविक तंत्र के स्वास्थ्य का द्योतक होता है। पृथ्वी पर जीवन आज लाखों विशिष्ट जैविक प्रजातियों के रूप में उपस्थित है। सन 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। एक फैक्ट है महत्वपूर्ण। जैव विविधता एक प्राकृतिक संसाधन है जिससे हमारी जीवन की संपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति होती है, यह भी आप कह सकते हैं। जैव विविधता अधिनियम पूछता है, अभी हमने आपको बताया 2002 में, और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इसी के आधार पर जो गठन किया गया, कहां पर? 2003 में चेन्नई में। ये भी पूछता है यूपीपीसीएस में। तो जैव विविधता हमने 3 प्रकार की आपको बताई। जीनी, जो कि जीव के स्तर पर देखेंगे। प्रजातिगत विविधता, जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में कितनी प्रकार की प्रजातियां, जैसे कोरल रीफ पारिस्थितिकी तंत्र है या समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें कितने प्रकार के जीव, कितनी प्रकार की प्रजातियां हो सकती हैं, तो वो पारिस्थितिकी स्तर पर जो है जैव विविधता हो जाएगी। प्रजातिगत विविधता उसको कहते हैं। तीसरा है महाद्वीपीय स्तर पर, जिसको हम पारिस्थितिकी विविधता कहेंगे, अर्थात एक महाद्वीप में कितनी प्रकार की परिस्थितियां
पारिस्थितिकी तंत्र पाए जा सकते हैं तो उसकी विविधता को पारिस्थितिकी विविधता कहेंगे। तो 3 प्रकार की विविधता पाई जाएगी। जीव के संरक्षण की बात करते हैं, जैसे कि वन जीव संरक्षण अधिनियम आपने देखा 1972। तो जीवों के संरक्षण की मुख्यतः 2 विधियां अपनाई जाती हैं, स्वस्थानीय इन सीटू और परस्थानीय एक्स सीटू। स्वस्थानीय अर्थात जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है, जिस स्थान पर जो जीव रह रहा है वहीं पर उसको संरक्षण प्रदान करना। परस्थानीय मतलब जब किसी पर विलुप्ति का खतरा मंडराने लगे, जब जीवन को, किसी जीव को संकट, किसी प्रजाति को संकट उत्पन्न हो जाए और विलुप्ति का संकट खतरा हो, तो उसको बाहर किसी स्थान पर संरक्षित किया जाता है, उसको विशेष संरक्षा में रखा जाता है, तो परस्थानीय, बाह्य एक्स सीटू कहा जाता है। तो स्वस्थानीय में जीवों को अपने ही आवास सुरक्षित रखा जाता है। इसके प्रकार भी, इसके जो उदाहरण है याद रखिएगा, पूछता है राष्ट्रीय उद्यान, जैव अभ्यारण्य जो होता है, वन जीव अभ्यारण्य, जैव विविधता क्षेत्र, ठीक है, जंगल, इसके अलावा पवित्र उपवन, ये लिख लीजिएगा आप एक जगह, ये सभी क्या हैं, ये एक स्व स्थानीय हैं, इन सीटू संरक्षण दिया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में, वन जीव अभ्यारण्य में, जैव विविधता जो जैव आरक्षित क्षेत्र होते हैं उसमें, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स, जंगल, और क्या हमने बताया, पवित्र उपवन। परस्थानीय एक्स सीटू में कृत्रिम तरीके से इनको बचाने की कोशिश की जाती है, जैसे वनस्पतिक उद्यान हो गया, चिड़ियाघर हो गया, नर्सरी हो गया, हर्बोरियम हो गया, बीज बैंक हो गया, अंडे बैंक हो गया, उनके अंडों को सुरक्षित रखा जाता है, टिश्यू कल्चर हो गया, क्लोनिंग आदि हो गई, जिससे प्रजाति को बचाया जाता है, ठीक है, बाह्य स्थान में संरक्षण दे करके। दिसंबर 2000 में फैक्ट है, दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया। कब? 22 मई को। तो हम 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं, और दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने इसको घोषित किया था, तो हम 2001 से इसको मना रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैव विविधता मापन के 3 जो है प्रकार होते हैं। जैव विविधता की जो माप की जाती है 3 प्रकार से की जाती है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जैव विविधता का मापन का प्रयास सबसे पहले किसने किया, क्योंकि ये भी पूछा गया है। तो पॉल विलियम्स और डिक्वेन राइट, 2 नाम याद रखिएगा, यहाँ लिखा नहीं मैंने, लेकिन पीडीएफ में देंगे। पीडीएफ दोस्तों जो पेड ग्रुप वाले मेंबर्स हैं उनको, और जो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जो लिए हुए हैं हमारे UD 10 रेफरल कोड से, उनको पीडीएफ ये मिलेगी, ठीक है। बाकी वीडियोस हमारे फ्री ही आएंगे, सारे वीडियोस क्रैश कोर्स के फ्री रहेंगे। जो हमारे जो टेलीग्राम चैनल, कॉमन चैनल है जैव स्टडी, उसमें आपको मिल जाया करेंगे। तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले मापन करने का प्रयास किसने किया, तो पॉल विलियम्स ब्रिटेन के और डिक्वेन राइट दोनों ने एक सॉफ्टवेयर बना करके, उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या था पूछा है, वर्ल्ड मैप नामक एक सॉफ्टवेयर विकसित करके सबसे पहले मापन का प्रथम प्रयास किया था। तो 3 प्रकार की विविधता, अल्फा जैव विविधता क्षेत्र, बीटा और गामा। अल्फा विविधता की अगर बात करें तो जैसा कि हमने लिखा भी है यहाँ पर, किसी क्षेत्र विशेष में, कोई विशेष क्षेत्र है उसमें प्रजातियों की कुल संख्या उस क्षेत्र की अल्फा विविधता को प्रदर्शित करती है। वहाँ पर जितनी प्रजातियाँ किसी क्षेत्र में, जैसे कोई आवास है, वहाँ पर कितनी प्रजातियाँ हैं उसकी कुल संख्या गिन लीजिए, तो वो अल्फा विविधता। तो अल्फा विविधता ये नंबर से संबंधित है, ठीक है, संख्या से संबंधित है। तो अल्फा मापन से हमें पता क्या चलता है, ये पता चलता है कि प्रजातियों की संख्या बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है या घट रही है, ये सब पता चलता है हमको, संख्या का पता चलता है अल्फा मापन से। बीटा मापन से क्या होता है, तो बीटा विविधता वह होती है जो किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता प्रकट करती है, कारकों या स्रोतों के आधार पर होने वाले परिवर्तन को बताती है।
तो इसके अंतर्गत क्या देखा जाता है, आवास परिवर्तन देखा जाता है, अर्थात प्रजातियों का पलायन देखा जाता है। बीटा जैव विविधता क्षेत्र जो ये मापन होता है उसके। अंतिम है गामा मापन। गामा में क्या होता है, गामा विविधता दोस्तों भौगोलिक कारकों पर निर्भर करती है, प्रादेशिक या भौगोलिक कारकों पर निर्भर करती है। यह वह दर दर्शित करती है जिस पर एक ही प्रकार के जो आवास होते हैं या एक ही आवासीय प्रकार के विभिन्न स्थानों में भौगोलिक विस्थापितों के रूप में अतिरिक्त जातियां पाई जाती हैं। तो ये भौगोलिक कारकों पर जीवों का एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में गमन को यह दर्शित करता है। गामा जैव विविधता क्षेत्र। जैव विविधता के ह्रास के कारण पूछते हैं, तो जैव विविधता में ह्रास के बहुत सारे कारण हैं। मानव जनित भी है, प्राकृतिक भी। मानव जनित में आर्थिक दोहन, शिकार और तस्करी, जो आवासीय विकास हो रहा है मानव का, इसके अलावा तटीय क्षेत्र का विकास, ये सभी शामिल हैं। प्राकृतिक में भूकंप, हिमस्खलन, बाढ़, जलवायु परिवर्तन आदि के कारण जब विस्थापित होते हैं तब। तो जैव विविधता में जो ह्रास हो रहा है उसका जो सबसे प्रमुख कारण अगर पूछेगा, सबसे महत्वपूर्ण कारण, तो आवासीय विनाश। आवासीय विनाश, जो उनके आवास का विनाश हो रहा है विभिन्न कारणों से, ये कारण भी हैं, ये कारण भी हैं, इससे जो है जैव विविधता में ह्रास हो रहा है। प्रमुख जैव विविधता सम्मेलन जो हुए हैं, जो पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, पृथ्वी सम्मेलन जो रियो डी जेनेरियो था 1992 में हुआ था, संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में हुआ था, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन भी इसको कहते हैं। तो ये जैव विविधता सम्मेलन हुआ। बहामास सम्मेलन, इसमें जैव विविधता पर चर्चा हुई 1994 में। कार्टागेना प्रोटोकॉल, देखिए ये जैव विविधता के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है पृथ्वी सम्मेलन क्योंकि इसी में CBD की स्थापना हुई थी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जैव विविधता पे अभिसमय इसी में जो है वो प्रस्तुत हुआ था, इसी में स्थापना हुई थी उसकी। बहामास सम्मेलन 1994 में, कार्टागेना प्रोटोकॉल 1999 में, नागोया प्रोटोकॉल जिसमें आइची लक्ष्य, अभी हम पढ़ेंगे आगे आइची लक्ष्य क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। 2010 में नागोया प्रोटोकॉल में आइची लक्ष्यों को अपनाया गया। हैदराबाद जैव विविधता सम्मेलन ये भारत में हुआ 2012 में, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है। हालांकि और भी अपडेशन हैं वो हम आपको आगे बताएंगे, क्या क्या जो है सम्मेलन हुए जैव विविधता में, क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक, ये आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्ट हम डिस्कस नहीं करें। वन्य, अब हम वन्य जीव संरक्षण, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, हमेशा के लिए डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपको इन सीटू में हमने संरक्षण में जो बताया, वन्य जीव संरक्षण में राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आगार या जैव मंडल रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व जिसको कहते हैं, इन तीनों में अंतर करने में कठिनाई होती है। तो सबसे पहले इसमें अंतर आज आप समझ लीजिए क्या होते हैं, ये समझ लीजिए। तीनों संरक्षण प्रदान करते हैं वन्य जीवन को। वन्य जीव अभ्यारण्य क्या करता है, किसी जीव से संबंधित किसी जंगली जानवर, किसी विशेष जंगली जानवर, जैसे बाघ अभ्यारण्य हो गया, हाथी अभ्यारण्य हो गया, हाथी के लिए है वो, या हाथी और बाघ दोनों के लिए एक अभ्यारण्य भी हो सकता है। तो जो वन्य जीव अभ्यारण्य होगा किसी एक खास या फिर एक से अधिक जानवरों को संयुक्त रूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये ओपन किया जाता है, मान्यता इसको दी जाती है। यहाँ पे सीमित मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है, अर्थात यहाँ मानवीय गतिविधियाँ, कुछ लकड़ी वगैरह ले जाना ले आना, ये सब काम हो सकता है यहाँ पर। लेकिन राष्ट्रीय पार्क जो कि इससे बड़ा होता है, अर्थात वन्य जीव अभ्यारण्य की अगली कड़ी राष्ट्रीय पार्क होगी। अर्थात राष्ट्रीय पार्क को कभी वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं घोषित किया जाएगा, लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय पार्क में जितने भी प्रकार के पशु पक्षी आते हैं, जितने भी प्रकार के जानवर आते हैं, वनस्पतियाँ आती हैं, सबको संरक्षण प्रदान किया जाता है राष्ट्रीय पार्क में। तो ये मानवीय गतिविधियों से मुक्त होता है। यहाँ पे लकड़ी भी नहीं काटी जा सकती, आर्थिक गतिविधियाँ या अन्य गतिविधियाँ, मानवीय गतिविधियाँ नहीं हो सकती हैं। तो ये प्रमुख अंतर है वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क में, ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखिएगा जो पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता, IUCN के बारे में हमने कई बार आपको बताया है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर।
जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसने श्रेणी 4 कई श्रेणियों में विभाजित किया है वन्यजीव संरक्षण के तरीकों को। श्रेणी 4 में रखा है वन्यजीव अभयारण्य को और श्रेणी 2 में रखा है राष्ट्रीय पार्क को। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होता है संरक्षण देने के लिए। इसमें एक से ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क, एक से ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य या एक से अधिक राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभयारण्य या अन्य चीज़ें भी आ सकती हैं। एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है बायोस्फीयर रिजर्व, बड़ा क्षेत्र होता है। तो ये बनाया क्यों जाता है? किसी विशेष क्षेत्र की संपूर्ण जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की जाती है। इसमें 3 क्षेत्र होते हैं। ये बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें 3 क्षेत्र होते हैं, क्रोड क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संक्रमणी क्षेत्र। इसको आप कभी पूछेगा तो बना भी दीजिएगा, ठीक है। कोर, बफर और सीमांत या संक्रमणी, इसको सीमांत भी कह सकते हैं, संक्रमणी भी कहते हैं, ठीक है। तो 3 क्षेत्र इसमें होते हैं। किसी भी बाहरी प्रजाति से संरक्षण और अनुसंधान उद्देश्य की अनुमति इसमें नहीं दी जाती है, पहली बात ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, क्रोड में कोई भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। क्रोड जो होता है एक प्रकार से राष्ट्रीय उद्यान टाइप का होता है, कोई मानवीय हस्तक्षेप यहाँ नहीं होता है। बफर क्षेत्र में सीमित मानवीय गतिविधियाँ अर्थात सूखी लकड़ियाँ वगैरह अगर गिरी फिरी हैं तो लोग आकर के वो पत्ते वगैरह हैं बिन सकते हैं, ले जा सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो सीमित मानवीय गतिविधियाँ यहाँ हो सकती हैं, आ जा सकते हैं, ठीक है। कहाँ? बफर क्षेत्र में। वहीं संक्रमणी क्षेत्र जो सीमांत जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर प्रशासन भी कर सकता है, कोई भी निजी प्रशासन या राष्ट्रीय जो भी है, और मानवीय गतिविधियाँ भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा हो सकती हैं। जो सीमांत क्षेत्र हैं यहाँ अनुमति होती है। तो ये 3 क्षेत्र इसमें होते हैं। अब थोड़ा हम फैक्ट वाले पार्ट में आएंगे। जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, अभयारण्य हैं, ये सब देखेंगे। तो राष्ट्रीय उद्यान में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, ध्यान से नाम सुनिएगा, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश में, रेड्डी रहेगा, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। महावीर हरिना वनस्थली श्री वेंकटेश्वरा, ये भी आंध्र प्रदेश में है। केबुल लामजाओ कई बार पूछा गया, मणिपुर में। मोलिंग व नलदहा अरुणाचल प्रदेश में। डिब्रू सखेवा, मानस, नमेरी, औरंग, ये सभी जो है असम में है। वाल्मीकि नगर बिहार में है। इंद्रावती व कंगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ में है। मोलम गोवा में है, ये एक गोवा का है, याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। बसंता गिर व ब्लैकबर्ड गुजरात में है। कलेसर और सुल्तानपुर हरियाणा में है। ग्रेट हिमालयन व पिन घाटी हिमाचल प्रदेश में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान दाचीगम। हेमिस जो कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वह किश्तवाड़, ये जम्मू कश्मीर में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये झारखंड में है। अंशी कई बार पूछा गया है, कर्नाटक। बांदीपुर, बन्नरघट्टा, कुद्रेमुख और नगरहोल, जिसको राजीव गांधी नाम दिया गया है, ये कर्नाटक में है। अनामुडी, माथिकेट्टम, शोला, पेरियार और साइलेंट वैली केरल में स्थित है। ये सभी महत्वपूर्ण हैं, ये याद रखना है, रट डालना है एकदम आपको। एक बार ऐसा नहीं कि आपको एकदम मुंहजबानी याद होना चाहिए, बस एक बार देखें तो आपको याद हो जाए, हाँ हमने इसको कहाँ पढ़ा था। इसलिए इसको आप एक नज़र देखते रहा करिए। फोसिल, कान्हा, फोसिल भी पूछा गया है, कान्हा भी पूछा गया है। पेंच, पन्ना, माधव, संजय डुबरी, बांधवगढ़ और सतपुड़ा, ये मध्य प्रदेश में है। नौगांव और देखिए याद रखिएगा, पेंच दोनों ही जगह फैला हुआ है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों जगह है ये। संजय गांधी, गूगामल और तदोबा, ये महाराष्ट्र में। बलफक्रम और नोकरेक, नोकरेक भी इसको लिख सकते हैं, नोकरेक कहाँ है? मेघालय में। मुरलेन व फमनई ब्लू पर्वत मिजोरम में। इंटकी या इंटाकी, ये कहाँ है? नागालैंड में। भितरकनिका और सिमलीपाल, ये दोनों उड़ीसा में है। केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, ये राजस्थान में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है।
गुइंडी, अन्नामलाई, मुकुर्थी और मुदुमलाई, मुकुर्थी पूछा भी गया है कई बार, तमिलनाडु में है। कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। दुधवा जो है उत्तर प्रदेश में है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में बुक्सा, सुंदरवन, सिंहलीला, नेवरा घाटी है पश्चिम बंगाल में। तो ये सभी राष्ट्रीय उद्यान हैं महत्वपूर्ण, इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना रहेगा। टाइगर रिजर्व दोस्तों ये 50 हैं कुल इस समय भारत में मान्यता प्राप्त जो टाइगर रिजर्व है, सॉरी। तो इनमें 50 में कौन कौन है? कर्नाटक में प्रदेशवार मैंने बताया आपको, कर्नाटक में बांदीपुर, भद्रक, डांडेली या अंशी, नागरहोल, बिलगिरी, रंगनाथ मंदिर, ये सभी टाइगर रिजर्व कर्नाटक में हैं। मध्य प्रदेश में पन्ना, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, संजय डुबरी। महाराष्ट्र में मालघाट, तडोबा, अंधेरी, पेंच, सह्याद्री, नौगांव, नगजीरा, बोर। तमिलनाडु में कलक्कड़, मुंडनथुरी, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम। असम में मानस, नमेरी, काजीरंगा, ओरंग। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स। उत्तराखंड में कार्बेट, राजाजी टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में दूधवा, पीलीभीत। झारखंड में पलामू, उड़ीसा में सिमलीपाल, सतकोसिया। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, बुक्सा। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, उदंती, सीता नदी, अचानकमार। अरुणाचल प्रदेश में कामलांग, नामदफा, पक्के, क्या पक्के अभी हाल ही में चर्चा में था। बिहार में वाल्मीकि, मिजोरम में दम्फा, केरल में पेरियार, परम्बईकुलम। तेलंगाना में कवाल और अमराबाद पिछले दिनों चर्चा में था अमराबाद, ठीक है। आंध्र प्रदेश नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, जो कि देश का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है, आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। अब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में दो बातें आपको याद रखनी है कि भारत में मान्यता प्राप्त और यूनेस्को का जो मैब कार्यक्रम है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम, उसके तहत मान्यता प्राप्त। तो भारत में तो 18 हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, मैब कार्यक्रम जो यूनेस्को का है उसके तहत मान्यता प्राप्त कुल 11 हैं, इन 18 में से 11। तो नीलगिरी को 1986 में सबसे पहले प्राप्त हुआ, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में तीनों राज्यों में फैला है। नोकरेक मेघालय में है, 1988 मान्यता प्राप्त हुई। नंदा देवी को उत्तराखंड में है, 1988 में इसको भारत ने स्थापित किया। ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीपों में 1989 में। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु 1989 में। सुंदरवन भी 1989 में पश्चिम बंगाल में है। मानस भी 1989 में असम में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है 1994। जिसमें टिक किया हमने वो मैब कार्यक्रम के तहत आता है, कुल 11 हैं। 11वां जो है अमरकंटक, सॉरी आपका कंचनजंगा सिक्किम वाला है, ठीक है। सुंदरवन, मानस, सिमलीपाल, डिब्रू सुखेवा, दिहांग, दिबांग, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में 1999 में, कंचनजंगा सिक्किम में 2000 में इसको मान्यता प्राप्त हुई, भारत ने स्थापित किया। अगस्त्यमलाई ये केरल तमिलनाडु दोनों में फैला हुआ है 2001 में। अचानकमार या अमरकंटक भी इसको कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों में है 2005 में। कच्छ गुजरात में है 2008 में इसको स्थापित किया गया। शीत रेगिस्तान कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, 2009 में इसको स्थापित किया गया। शेखा चेलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है 2010 में, और पन्ना मध्य प्रदेश में है 2011 में। इनमें यूनेस्को के मैब कार्यक्रम के तहत जो मान्यता प्राप्त है नीलगिरी, नोकरेक, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, कंचनजंगा, अगस्त्यमलाई, अचानकमार, तो अया अमरकंटक, तो ये आप याद रखिएगा। विश्व धरोहर समय में शामिल भारत के जैव विविधता संबंधी स्थल कुल 8 हैं, याद रखिएगा। अर्थात अगर विश्व धरोहर स्थल में देखा जाए तो कुल 39 स्थल हैं। 39 में 30 स्थल आपके सांस्कृतिक हैं, 7 स्थल आपके प्राकृतिक हैं, और 1 स्थल जो है आपका प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों में आता है। ये 1 स्थल कौन सा है? कंचनजंगा। कंचनजंगा जो उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो जो है या जैव विविधता जो जैव आरक्षित क्षेत्र है, ये आपके दोनों ही सांस्कृतिक में भी आता है और आपके जैव विविधता संबंधी अर्थात भौगोलिक में भी आता है, प्राकृतिक में भी आता है।
तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में स्थित है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम का, ये दोनों ही आते हैं। सुंदरबन पश्चिम बंगाल का। नंदा देवी उत्तराखंड, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वत अर्थात पश्चिम घाट जो दक्षिण में स्थित है। ग्रेट हिमालयन पार्क हिमाचल प्रदेश में। और कंचनजंगा ये मिश्रित श्रेणी में है, याद रखिएगा। तो कुल 8 ये प्राकृतिक स्थल हैं, ठीक है, जो कि सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा। तो इसका नाम आप याद रखिएगा इन 8 का। हालांकि कंचनजंगा मिश्रित श्रेणी में है, ठीक है, दोनों ही श्रेणियों में आता है, प्राकृतिक और जो सांस्कृतिक है दोनों में। भारत में हाथी रिजर्व की बात करें तो प्रमुख हाथी रिजर्व है, पढ़ लेते हैं चलिए। ओडिशा में मयूरभंज, वैतरणी महानदी, दक्षिण ओडिशा संबलपुर। पश्चिम बंगाल में मयूर झरना, पूर्वी द्वार। झारखंड में सिंहभूम। छत्तीसगढ़ में बादलखोल, तोमार, पिंगला, लमरू। असम में सोनितपुर, दिहांग पटकई, चिरांग रिपू, काजीरंगा, कार्बी एंगलोंग, धनसिरी, लुंगडिंग, क्या क्या नाम रखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कामेंग, दक्षिणी अरुणाचल। मेघालय में गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी। कर्नाटक में मैसूर। केरल में वायनाड, नीलांबुर, अन्नामुडी और पेरियार। नागालैंड में इंटकी। तमिलनाडु में नीलगिरी, अन्नामलाई, श्रीविल्लीपुथुर, कोयम्बटूर। आंध्र प्रदेश में रॉयल। उत्तराखंड में शिवालिक। ये सभी बाघ अभ्यारण्य हैं। अब हम प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। हाल ही में मौना लोआ वेधशाला द्वारा जारी एक मौना लोआ जो है एक वेधशाला है जो कार्बन डाइऑक्साइड का निगरानी करती है। इसके द्वारा जारी एक आंकड़े के अनुसार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वैश्विक सांद्रता प्रथम बार किस स्तर को पार कर गई? बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। मौना लोआ कहाँ है? हवाई द्वीप में, अमेरिका के। तो यहाँ पर वेधशाला स्थापित है जो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता का मापन करता है। तो किस स्तर को प्राप्त कर गई पहली बार इसके आंकड़ों के अनुसार? तो 415 पार्ट प्रति मिलियन, पार्ट पर मिलियन, ये इसको पार कर गई पहली बार, 415 ppm को। अगला है जलवायु परिवर्तन और भूमि पर विशेष रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? तो जलवायु परिवर्तन और भूमि पर विशेष रिपोर्ट जो है ये आपने देख ही लिया है, मैं जानता हूँ। तो IPCC ने ये रिपोर्ट जारी की है, जलवायु परिवर्तन और भूमि पर विशेष रिपोर्ट। ये पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है UPSC के लिए भी। तो IPCC ने जो है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म है, इसने स्पेशल रिपोर्ट ऑन द ओशन एंड क्रायोस्फीयर इन अ चेंजिंग क्लाइमेट SROCC और स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड लैंड SRCCL, ये दोनों ही रिपोर्ट जारी की है। दोनों रट डालिए एकदम से, IPCC ने जारी की है, जो UPSC देने जा रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से। C इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों IPCC की स्थापना किसने की थी? तो WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है, UNEP ने मिलकर की थी IPCC की स्थापना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन चुनें। स्थायी तुषार या जिसको परमाफ्रॉस्ट भी कहते हैं, ऐसे स्थलीय भाग होते हैं जहां तापमान निरंतर कम से कम 6 माह तक 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम बना रहता है। दूसरा है B है, असत्य कथन चुनना है ना। हाँ, पृथ्वी के वायुमंडल की तुलना में परमाफ्रॉस्ट में लगभग 2 गुना अधिक कार्बन संग्रहित है। कितना? लगभग 2 गुना। तीसरा है C है, ग्रीनलैंड के हिम आवरण की मात्रा में जो क्षति हो रही है अंटार्कटिक की तुलना में लगभग 2 गुनी गति से हो रही है। अर्थात आर्कटिक में कह रहा है, या ग्रीनलैंड तो आर्कटिक में ही है, तो ग्रीनलैंड आर्कटिक न कह के ग्रीनलैंड कह रहा है कि हिम आवरण की मात्रा में क्षति अंटार्कटिक की तुलना में लगभग 2 गुनी गति से हो रही है। D है, सभी सत्य हैं। तो असत्य कथन चुनना है, असत्य यही वाला है, पहला वाला। तो अस्थायी तुषार या परमाफ्रॉस्ट जिसको कहते हैं, ऐसे स्थलीय भाग होते हैं जहां तापमान निरंतर कम से कम 6 माह तक नहीं दोस्तों, मिनिमम 2 ईयर्स तक, कम से कम 2 वर्ष तक 0 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम बना रहता है,
उसको हम परमाफ्रॉस्ट या स्थायी तुषार कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की तुलना में परमाफ्रॉस्ट में लगभग 2 गुना अधिक कार्बन संग्रहित है। सही है, ये स्टेटमेंट आपका फैक्ट भी बन सकता है। और तीसरा भी सही है, तो केवल ए वाला गलत है। 2 वर्ष न्यूनतम इसका उत्तर होगा। ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट किस संगठन ने प्रस्तुत की है? आपने देख ही लिया है, मुझे पता है। ठीक है, ये रिपोर्ट IPCC ने इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने ये प्रस्तुत की है। हमने आपको जैसा कि बताया, WMO और UNEP दोनों ने इसकी मिल की स्थापना की थी। कब? 1988 में। ये संयुक्त राष्ट्र का निकाय है, भारत इसका सदस्य है। तीनों चीज़ें याद रखिएगा। ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस, ये रिपोर्ट किसकी है? IPCC की। ओशन डीऑक्सीजनेशन एवरीवन प्रॉब्लम नामक रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था कौन सी है? किस संस्था ने रिपोर्ट ओशन डीऑक्सीजनेशन एवरीवन प्रॉब्लम नामक रिपोर्ट जारी की है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, UNEP, IUCN या फिर IPCC ने जारी की है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने जारी की है। C इसका उत्तर होगा। ओशन के नाम से बहुत लोग कन्फ्यूजिया जाएंगे और WMO लगा देंगे। तो IUCN जिसकी स्थापना 1948 में ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में हुई, ये संयुक्त राष्ट्र का निकाय नहीं है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है IUCN। ठीक, तो ये मिलकर जरूर काम करता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का निकाय नहीं है। तो C इसका उत्तर होगा। आप लोग यहाँ थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, अभी मैंने 30 बोल दिया था, 31 हैं। 31 जो है सांस्कृतिक स्थल है, 7 जो है प्राकृतिक स्थल है और 1 प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों, अर्थात कंचनजंगा जो है प्राकृतिक में भी आता है, सांस्कृतिक में भी आता है। तो कुल 39 इस समय भारत में है। ठीक है, धरोहर स्थल यूनेस्को द्वारा घोषित। आप अनअकैडमी पे जाकर UPSC प्रीलिम्स मेंस, UPPCS प्रीलिम्स मेंस, UPSSC, BPSC, लेखपाल वगैरह की स्पेशल प्लस कोर्स वहाँ पर चलने वाला है। UPSI का चलेगा पूरा संपूर्ण कोर्स विथ PDF, लाइव क्लासेस, सब कुछ आप वहाँ पर सुविधा का लाभ ले सकते हैं। और आप रेफरल कोड, हमने आपको जैसा कि बताया कि रेफरल कोड जब भी मांगेगा कंटिन्यू करने के बाद, जितने वर्ष का आपको लेना है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने, ये फ़ी हालांकि नहीं है, फ़ी बदलती रहती है, अभी कम चल रही है फ़ी वगैरह। UD10 आप रेफरल कोड अवश्य यूज़ करिएगा। ये UD10 रेफरल यूज करने से आपको एक तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, और आपको यहाँ पर रेफरल कोड पूछता है, जब यहाँ पर करेंगे प्रोसीड तो पे जाएंगे 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको टेस्ट सीरीज़ फ्री में दूंगा, और टेस्ट सीरीज़ लेने के लिए ये यूज़ करने के बाद, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद 9453775039 पे संपर्क कर लीजिएगा व्हाट्सअप नंबर पे। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज़ मेरी डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे संपर्क करके। UPPCS और UPSC की टेस्ट सीरीज जो इस समय चल रही है, आप लोग उसमें भाग ले सकते हैं। तो और कोई जानकारी लेनी हो तो यही व्हाट्सअप नंबर है। बहुत बहुत धन्यवाद।